नमस्ते, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण। ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके निम्न प्रमुख कारण हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, जिन गैसों के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में लगातार वृद्धि हो रही है, वो क्या कारण हैं जिनके कारण वायुमंडल में इनकी मात्रा निश्चित मात्रा से बढ़ती जा रही है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं। पहला जो कारण है वो है तीव्र औद्योगिकरण के कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों तथा त्याज्य प्रदूषकों ने ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं। अब हम देख रहे हैं वर्तमान समय में औद्योगिकरण बड़ी तेजी से बढ़ा है, हमने बड़ी तेजी से विकास किया है, हमने तकनीकी युग में प्रवेश किया है, पर इसके कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जहां औद्योगिक उत्पादन होता है वहां बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कारखाने होते हैं। उन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इस ईंधन में प्रारंभिक दौर में और वर्तमान दौर में भी आज भी निसंदेह वर्तमान समय में विद्युत का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, पर आज भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। और जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम की हम बात करते हैं। प्राकृतिक गैस भी इसके अंदर सम्मिलित होती है। जब इनकी दहन क्रिया द्वारा इनसे शक्ति प्राप्त की जाती है मशीनों को चलाने के लिए, तो इनसे विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं। और ये गैसें जब वातावरण में, ये वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो इन गैसों के अंदर कई ग्रीन हाउस गैसेस भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये वो गैसें हैं जो लगातार ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ा रही हैं। तो औद्योगिकरण सबसे प्रमुख और पहला कारण है। और हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा भी है और देखा भी है, जब मानव ने औद्योगिक रूप से इतना विकास नहीं किया था तो बहुत लंबे समय में भी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा इतनी नहीं बढ़ी थी। पर पिछले कुछ दशकों में, यदि हम मुख्य रूप से 2 शताब्दी की बात करें, तो पिछली 2 शताब्दियों में ही इस प्रकार की समस्या निकलकर हमारे सामने आ रही है। इन्हीं 2 शताब्दियों ने मानव ने बहुत ही तेजी से औद्योगिकरण में अपना विकास किया है। दूसरा कारण है वन विनाश। वन विनाश के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की 2 तरफा वृद्धि हो रही है। एक ओर तो प्रकाश संश्लेषण के घटने से कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में रूपांतरण कम हो गया है, तथा दूसरी ओर वृक्षों के जलने या प्राकृतिक रूप से विघटित होने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें की वायुमंडल में वृद्धि हो रही है। अब हम देखते हैं कि वन विनाश से लगातार वायुमंडल पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लगातार ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। पहली चीज तो ये होती कि हम भली प्रकार से जानते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, हरे वृक्ष होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से कुछ पोषक तत्वों का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इस क्रिया के दौरान वो अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया के अंदर वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है और प्राणदायी वायु स्वच्छ ऑक्सीजन वहां से उत्सर्जित की जाती है। तो ये एक बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया है समस्त जीव समुदाय के लिए, समस्त पर्यावरण के लिए। जो पेड़ पौधे करते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित रखना और ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रखना। पर जब कभी भी वन विनाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण तो खत्म हो ही जाता है, साथ में दूसरी ओर क्या होता है, जब इन पेड़ पौधों को जलाया जाता है ईंधन के रूप में, तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले कारण के अंदर, जब हम इस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार की गैसें वायुमंडल में निकलती हैं और उनमें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा अधिक होती है। साथ में जब कभी भी गीली लकड़ी को जलाया जाता है, तो जब गीली लकड़ी को जलाया जाता है तो गीली लकड़ी के अंदर से मीथेन गैस का उत्सर्जन ज्यादा होता है। और हम ये देख चुके हैं कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में लगभग 21 गुना अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है।
अगला कारण है घरों में प्रयुक्त होने वाले जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में वृद्धि होने से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है। अब वर्तमान समय में घरों में भी हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का निस्तारण होता है। यहाँ पे प्रमुख रूप से जो उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसों का, वो घरेलू रूप से जिस प्रकार से हम ईंधन का उपयोग करते हैं, चाहे वो लकड़ी का प्रयोग हो, चाहे वो कोयले का प्रयोग हो, उससे ग्रीन हाउस गैसेस निःसृत होती हैं और वायुमंडल में ये पहुंचकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। चौथा कारण है स्वचालित वाहनों की संख्या में वृद्धि से जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ रहा है तथा इनके कारण वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछली 2 शताब्दियों में मानव ने तकनीकी और वैज्ञानिक युग में बहुत ही तेजी से प्रगति की है और इसके परिणाम स्वरूप जो क्रांति आई, एक परिवहन की क्रांति भी हमने देखी है। वर्तमान समय में हमारे परिवहन के साधनों में बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है। हर जगह हमारे पास आज स्वचालित परिवहन के वाहन हैं, जिसे हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ये ऑटोमोबाइल्स जो चलते हैं, इनको चलाने के लिए पेट्रोल व डीजल की आवश्यकता पड़ती है, गैस की आवश्यकता पड़ती है और ये सभी जीवाश्म ईंधन का ही रूप होते हैं। जब कभी भी इन वाहनों के अंदर इस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनकी दहन क्रिया होती है, तो इससे धुएं के रूप में विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट गैसें सीधे वातावरण में मुक्त होती है और इन अपशिष्ट गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो वातावरण में पहुंचकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगला कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन करने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, वो अलग अलग रूपों में मिलता है। इन अलग अलग रूपों का उत्पादन वर्तमान समय में उपभोक्ताओं की वस्तुओं में किया जा रहा है। खास तौर से हम इसका उपयोग शीतलन के रूप में करते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे एयर कंडीशनर हो। पर यह देखा गया है कि पिछले कुछ समय में CFC के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और ये वृद्धि आगे चलकर हमारे लिए एक समस्या बन रही है। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या तथा मवेशी जनसंख्या में वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग जो मानव जाति की जनसंख्या है, लगभग 800 करोड़, जो 8 अरब के आसपास पहुंच चुकी है। और इसी तरह से हम देखते हैं मवेशियों की जनसंख्या भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या से श्वसन क्रिया के दौरान या इनके शरीर के अपघटन के दौरान विभिन्न प्रकार की गैसेस का निस्तारण होता है और ये गैसेस आगे चलकर कर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगला कारण है धान की कृषि के क्षेत्र में वृद्धि तथा कृषि प्रतिरूपों में परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। हम ये जानते हैं कि जब कभी भी धान की खेती होती है, जहाँ भी धान की खेती होती है, तो वहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि वायुमंडल में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफ़ी कम है, पर इसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 21 गुना अधिक होता है। तो वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि संपूर्ण विश्व में धान की खेती अर्थात चावल की खेती का कृषि क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए कृषि क्षेत्र से मीथेन के, खास तौर से मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। कृषि प्रतिरूपों में भी परिवर्तन देखा गया है और इसके कारण भी विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में लगातार मुक्त हो रही हैं। रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग से भी ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर जिस तरह मानव ने तकनीकी वैज्ञानिक युग में वृद्धि की, उसी तरह तकनीकी वैज्ञानिक युग का जो परिणाम है वो कृषि में भी देखा जा रहा है। आज से पहले समय में मानव कृषि कार्यों के अंदर जैविक खाद का प्रयोग किया करता था
वर्तमान समय में रासायनिक खाद और कीटों का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उनके प्रयोग से वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड गैस पहुंचती है और ये गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विध्वंसकारी ग्रीन हाउस गैस है जो लगातार ग्रीन हाउस की मात्रा को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। रासायनिक उर्वरक भी इस तरह से ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। खनन क्षेत्रों के विस्तार तथा खनिज उत्पादन में वृद्धि से खनन गतिविधियां बढ़ रही हैं एवं ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ रहा है। अब खनन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, खनिज उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इन खनन गतिविधियों के कारण वर्तमान समय में ग्रीन हाउस गैसें का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। खनन क्रिया में यहाँ पे विशेष रूप से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब कभी भी पेट्रोलियम पदार्थों का खनन होता है तो उस क्रिया के अंदर जब ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल के दौरान उस क्षेत्र में जो गैस होती है उस गैस में मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब कभी भी खनन होता है तो वहां से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है और मीथेन गैस एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह से वायुमंडल में वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। अगला कारण है अधिक जैव मात्रा को जलाना तथा वनस्पति के सड़ने गलने से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा और पिछले वीडियो में देखा कि जितने भी जैविक समुदाय होते हैं, जितने भी जैव पदार्थ होते हैं, उन सभी का निर्माण कार्बनिक यौगिकों से होता है, अर्थात कार्बन की उसके अंदर संलिप्तता होती है। जब कभी भी इनका विघटन या वियोजन होता है, चाहे ये सड़ने गलने से विघटित या वियोजित हो या इनको जलाया जाए दहन क्रिया के रूप में, कार्बनिक पदार्थों का वहां पर वियोजन होता है। जब कभी भी कार्बनिक पदार्थों का वियोजन होता है तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अन्य कार्बन युक्त यौगिक वहां से उत्पाद के रूप में, अपशिष्ट उत्पाद के रूप में, गैस के रूप में निःसृत होते हैं। तो जैविक पदार्थों को सड़ने गलने या वनस्पति के सड़ने गलने से विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में मुक्त होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में प्राकृतिक दलदली भूमियों के विस्तार तथा ज्वालामुखी उद्गारों की भूमिका रही है। ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में जो प्राकृतिक दलदली भूमि होती है, जैसा कि हम जानते हैं प्राकृतिक दलदली भूमियों से लगातार मीथेन गैस का उत्सर्जन होता रहता है। दूसरी ओर जहां कहीं भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं ज्वालामुखी धरातल पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म तप्त लावा और विभिन्न प्रकार की गैसें राख विस्फोट के साथ धरातल पर प्रकट होती है। जब ये धरातल पर प्रकट होती है तो इसमें विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं। इन गैसों में बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं जो वायुमंडल में पहुंचकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के दुष्परिणाम, अब हम देखते हैं कि वर्तमान समय में ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसके बढ़ते प्रभाव के कारण मानव समुदाय पर या संपूर्ण जीव जगत पर या यूं कहें कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उसका हम निम्न बिंदुओं के अंदर अध्ययन करते हैं। पहला दुष्परिणाम है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण वातावरण में अनेक दुष्प्रभावों की आशंका है। इसमें भूमंडल के तापमान में वृद्धि, समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि, वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन पर संकट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रमुख हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख दुष्परिणाम निम्न हैं। अब हम देखते हैं कि वातावरण में विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण, उपयुक्त जो हमने कारण देखे हैं, इन कारणों से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से बढ़ती हुई वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा रही है। इस ग्रीन हाउस बढ़ते हुए इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या वो दुष्प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख और पहला दुष्परिणाम भूमंडलीय तापन है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अर्थात पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जब कभी भी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी तो हमने ये देखा है कि पृथ्वी के
ऊपर जो जल है उस जल का लगभग 2.2% के आसपास का भाग है, क्योंकि जब जल की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर 70% जल है। इसमें से लगभग 97% के आसपास का जल महासागरों में जल के रूप में पाया जाता है, 2.2% के आसपास का जल हिम के रूप में पाया जाता है, और जो 0.8% के आसपास का जल जिसे हम मानते हैं वो हमारे पेयजल के उपयोग के लिए होता है। जो ये 2.2% जो हिम के रूप में जल पाया जाता है, पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये हिम जल धीरे धीरे पिघलने लगता है, और ये पिघलता हुआ जल बहकर समुद्रों में आता है, महासागरों में आता है, और वहां के जल स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करने लगता है। जब महासागर और समुद्रों का जलस्तर ऊंचा होगा तो तटवर्ती नगरों या तटवर्ती क्षेत्रों में बसी हुई मानव बस्तियां या वहां पर बसे हुए विभिन्न प्रकार के जीव समुदाय धीरे धीरे जलमग्न होने लग जाएंगे, उनके आवास जलमग्न होने लग जाएंगे, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आने लगती हैं। वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन पर संकट हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जलवायु के ऊपर भी दुष्परिणाम पड़ते हैं। कई जगह अतिवृष्टि होती है, बाढ़ें आती है, लगातार बारिश होती रहती है, बादल फट जाता है, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने मिलती हैं। कई जगह अनावृष्टि देखी गई है, अकाल पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। ये सभी दुष्परिणाम जलवायु में परिवर्तन के कारण होते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी जलवायु में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कुछ प्रमुख दुष्परिणाम निम्न प्रकार हैं। पहला है भूमंडल में तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख दुष्परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा और प्रमुख दुष्परिणाम है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है कई हजार वर्षों से, पर यह देखा गया है कि पिछले कुछ दशकों, कुछ शताब्दियों में प्रमुख रूप से इसके अंदर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इसकी ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1989 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे हम यूनिएप कहते हैं, द्वारा भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी नामक नारा दिया गया। 1989 में इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने का जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम होता है उसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्निंग के नाम का एक नारा दिया गया, ताकि विश्व समुदाय का इस ओर ध्यान आकर्षित हो और ये देखा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग समस्या कितनी ज़्यादा जटिल और हानिकारक समस्या है जो हमारे सामने आ रही है और भविष्य में और भी ज़्यादा घातक होकर आ सकती है। इस अध्याय के असाइनमेंट के रूप में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि के कारणों पर लेख लिखिए। ये एक लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है और आपको ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि के लिए जो भी कारण उत्तरदायी हैं उनके ऊपर एक लेख लिखना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी कारण ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं वे सभी कारण आपको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखने हैं। दूसरा, भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या है? भूमंडलीय ताप वृद्धि को आपको परिभाषित करना है। यह एक अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अधिकतम 20 शब्दों में देना है। आपको यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा देनी है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। जल्दी ही नए अध्याय के नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।